ये वो मौका है, क्योंकि किसान जानता है कि जब व्यापार में विस्तार होगा तब किसान को मंडी पे उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन कोशिश यही है कि 2-3 बीघे में अगर खेती कर रहे हो तो गुजारा तो होने वाला नहीं है, लेकिन व्यापार में शामिल होके ही तरक्की हो सकती है। कि साहब ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, एक नेता ने कहा हमारे। मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि मेरे लिए तो वो मैं तो उनको बहुत मानता हूँ कि बड़ा अच्छा अध्ययन करने वाले नेता हैं। जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं आप? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने ले दिया। बाहर से जो अमेरिका के साथ करार हुआ है, ना तो वहां से गेहूं आने वाला, ना वहां से चावल आने वाला, ना वहां से चीनी आने वाली। उल्टा ये बागबानी है, बुलंदशहर खूब है, बाग तो कम रह गए लेकिन है। यहाँ का आम वहां जरूर जाएगा। पिछले साल कोटा में थोड़ी चीनी यहाँ भारत ने निर्यात जरूर करी। एक बड़ा, मैं कहूँगा, बचकाना बयान। वो कहते हैं मैं किसानों का हितों की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल जयंत जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई जयंत भाई, आप एक बात बताएं हमें, जो आ रहे हैं उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? क्या वो इस देश का किसान नहीं है? उन्होंने अपनी राजनीतिक विसात के हिसाब से वो बयान दिया, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आलू का किसान है, उन्होंने कहा आलू नहीं आएगा। गन्ने का किसान है, उन्होंने कहा गन्ना नहीं आएगा। बहुत खराब बयान है, उन्हें बचना चाहिए था ऐसे बयान को देने। इसमें ये आप ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं इस एरिया में? ये पालक है, ये पालक है, आपके सामने है। बिका नहीं, बाजार में भाव नहीं मिला। इन काटने का और ले जाने का खर्चा भी इस पालक से नहीं मिला, इसलिए अब मजबूरी में हम इसे पशु आहार के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। सरसों की क्या स्थिति है? फल तो अच्छा आया है? फल ठीक है, अभी तो देखिए निकलने के ऊपर है कि फसल जब तक घर ना आए, खेत में तो सबकी फसल बढ़िया है, जब कट के हाथ में आते हैं पैसे, बस वही किसान की आमद है। भारत जैसे आज गेहूं में और चावल में आत्मनिर्भर है, क्या हम दलहन में तिलहन में नहीं आत्मनिर्भर हो सकते? लेकिन सरकार की पॉलिसी उस रास्ते पे नहीं जा रही। ट्रेड डील में हुआ क्या है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित करेगा? ये एक मल्टीपल डिजास्टर लेके आएगा एग्री इकोनॉमी पे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अरनावली गांव में। गांव की एंट्री पर आपने देखा कि इंटर कॉलेज है एक, और गांव के देवी देवताओं के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एक जहारवीर गोगा का स्ट्रक्चर भी यहाँ बना हुआ है, तालाब है। और मनीष भारती जी जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बहुत प्रगतिशील किसान हैं, उनके फार्म पर हम आ गए हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मनीष जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आज हमें आपने ये फार्म विजिट करने का मौका दिया अपना जी। तो आज हम दोनों मॉडल आपके साथ देखने वाले हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग जी और प्रोग्रेसिव फार्मिंग, जिसको सरकार कहती है कि ये नया मॉडल है और इस पर जाना चाहिए किसानों को। तो दोनों की ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे और ट्रेड डील जो इस समय बहुत चर्चाओं में है जी पूरी दुनिया भर में, और उस ट्रेड डील का एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? आपका गांव मेरठ शहर से मुझे लगता है मुश्किल से 5-6 किलोमीटर, बाईपास से तो 5 ही किलोमीटर है, बाईपास से बेगमपुर से 11 किलोमीटर जी। के करीब। तो एकदम शहर के नज़दीक का गांव है। और देखिए सामने से फ्रेट कॉरिडोर भी निकल रहा है, जो मालवाहक गाड़ियाँ। आपकी भी कुछ लैंड गई है इसमें? थोड़े 2 खेतों में से गया है थोड़ा सा। अच्छा, कितना बीघा गई होगी अंदाजा? लगभग 1 बीघे के आसपास। तो इसका मुआवजा 4 गुना मिला आपको? 4 गुना मिला। कितना मिला औसतन? ये उस समय हमारे यहाँ का जो सर्किल रेट है वो 1600 रुपये मीटर है जी। तो लगभग 6400 रुपये मीटर का मुआवजा हम लोग को मिला था। तो आज आपको क्या लगता है, जब आप दोनों तरह की खेती कर रहे हैं, तो क्या अच्छा होता कि और 2-4-10 बीघा चली जाती फ्रेट कॉरिडोर में या बच गई ये ज़्यादा अच्छा हुआ? आप कैसे देख रहे हैं? इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बताइए थोड़ा। असल में डॉक्टर साहब, अगर इकोनॉमी के एस्पेक्ट को देखेंगे तो इस देश का कोई भी किसान खेती नहीं करेगा, बहुत हार्ड रियलिटी है। लेकिन खेती इकोनॉमी से नहीं हो रही, अर्थगणित से नहीं हो रही, खेती इमोशन से हो रही है। कम से कम भारत की सच्चाई यही है। यहाँ चाहे बड़ा किसान है या छोटा किसान है, वो इमोशनली इतना इंगेज्ड है कि वो इस खेती को करना चाहता है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूँ, वो किसान परिवार
जो कहीं ना कहीं गांव से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो किसी भी कीमत पे खेती के साथ जुड़ने को उनके बच्चे तैयार नहीं हैं। आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, वही चेक करते हैं पहले आइए। जी। तो पहले हमें ट्रेडिशनल वाली खेती दिखाइए अपनी, तो कि आप ये हाँ। आप क्या क्या फसल उगा रहे हैं, कितने एरिया में हैं, अब कहाँ से निकल सकते हो, वहाँ से? हाँ, उधर से निकल सकते हैं, आइए। पता नहीं ये बंद तो नहीं करा हुआ? नहीं, नीचे से निकल जाएंगे, वहाँ रास्ता है। नहीं है, नहीं, दूर से दिख ही रहा था। इसको दबा के निकल सकते हैं शायद। हाँ, निकल तो आप निकलिए। निकल जाए। आप निकलिए पहले, धीरे से, आराम से। आ जाइए डॉक्टर साहब। ओ, आराम से, आराम से, आराम से। अच्छा हुआ मैंने पकड़ा हुआ था। हाँ, पकड़ तो मैंने भी रखा था उसको। नहीं, आप आ मैं जाएंगे कंपैरेटिवली थोड़ा, तो इसमें ये आप ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं इस एरिया में? ये हमारा 20 एकड़ का फैमिली फार्म है। दो भाई हैं हम लोग जी। दोनों भाई अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी खेती को हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो प्लॉट है इस एरिया में, ये एक तरीके का बाइफिकेशन है हमारे चक में। आधा पोर्शन है जो आधुनिक खेती के, जो सो कॉल्ड हाईटेक फार्मिंग आप कह लीजिए, आधुनिक खेती कह लीजिए, उसको हम कर रहे हैं। और ये जो आधा पोर्शन है इसमें हम परंपरागत खेती कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या बोया आपने? जैसे ये जो खेत है इसमें नेपियर घास थी लगी हुई, अच्छा, जो चारे में इस्तेमाल होती है। ये जो इसके बराबर वाला खेत है इसमें हमने पालक लगाया हुआ था। उसके बराबर वाला जो खेत है उसमें भी मूली वगैरह, गाजर है। इसके अलावा आलू की खेती है। और हम बहुत लंबे समय से डॉक्टर साहब गन्ना नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार हम दोबारा वापस थोड़ा सा गन्ने पे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि वापसी में ट्रेंच विधि करके और बीच में कुछ और खेती इंटर क्रॉपिंग करके उस तरह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बेसिकली ये जो मॉडल है इसको अगर आप देखेंगे, ये वो मॉडल है जो इस देश का 90% से ज़्यादा किसान कर रहा है, क्योंकि ये लो इनपुट वाली खेती है, लो रिटर्न वाली खेती है। आप गेहूं है, आप चाहे सब्जियों की खेती है, गेहूं है, धान है, तिलहन है, दलहन है, ये जो खेतियां हैं, इन खेती में आपका एक किसान का एवरेज जो इनपुट है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली इस मॉडल के जो आधुनिक खेती है। आप नॉर्मल फ्लड इरिगेशन करते हैं, आप स्प्रिंकलर का, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके पास जो क्रॉप का रोटेशन है, गन्ने जैसी क्रॉप को अगर हम छोड़ दें जो 9 महीने की क्रॉप है, आमतौर पे जो क्रॉप है वो वही 3 महीने के आसपास से 3 से 4 महीने की क्रॉप है। तो साल में एक ही खेत में से आप 2-3 तरह की अलग अलग फसलें ले लेते हैं। तो ये जो मॉडल है, ये वो मॉडल है जो इस देश का बहुसंख्यक किसान आज की तारीख में कर रहा है। और बिल्कुल स्पष्ट है कि जितना इसमें खर्चा कम है उसी तरीके से इसमें आमदनी भी बहुत कम है। ये पालक है, ये पालक है, आपके सामने है, बिका नहीं, बाज़ार में भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि जो लेबर है काटने की और जो उसको ले जाने का खर्चा है, मेरठ बिल्कुल नज़दीक है, 10-12 किलोमीटर ही हमारे से मंडी है। ऐसा भी नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन काटने का और ले जाने का खर्चा भी इस पालक से नहीं मिला, इसलिए अब मजबूरी में हम इसे पशु आहार के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी क्रॉप आप समझ सकते हैं कि ये खेत हमारा ज़ीरो अर्निंग हो गई इसमें। ये सच है कि इसके अंदर इनपुट कॉस्ट भी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि एक किसान का अगर मान लीजिए 5 बीघे या 6 बीघे का खेत ऐसा हो जाए जिससे उसको खर्चा भी ना निकले, तो ये वो विशेष सर्कल है जिसको इस देश के नीति निर्माताओं को समझना ही पड़ेगा। ये खेती तो इसमें लगी है, कॉस्ट लगी है, आपने जुताई की, एग्जैक्टली, और बुआई के पहले इसका पलेवा किया होगा, उसके बाद फिर इसमें बीज भी है, खाद पानी है, नलाई गुड़ाई है, वो सारा खर्चा इसमें हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या आया, आपके पास उतना खर्चा भी नहीं आया जितना आपने इसमें लगाया है। तो वो लोग जो कहीं ना कहीं ये कह देते हैं कि साहब खेती का क्या है, एक दाना डालते हैं 10 दाने बनते हैं, 10 गुना प्रॉफिट है। एक है हमारे यहाँ विमर्श ये भी, जो एसी में बैठ के जो लोग करते हैं, और अफसोस ये है कि ज़्यादातर उनमें ऐसे भी हैं जो किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, खेती किसानी छोड़ दी है, उनके बाप दादा कभी करते थे, वो इस तरह के मूर्खतापूर्ण तर्क बहुत देते हैं। क्योंकि हम तो देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना, आजकल सब लोग
अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। तो ये हकीकत भी उनको देखनी चाहिए। आप आलू के किसान से मिलिए इस साल, ये आप देखें डॉक्टर साहब, ये सरसों का खेत है इस वक्त, इसमें सरसों लगी हुई। ये सबमर्सिबल लगाया आपने? हाँ, ये सबमर्सिबल ट्यूबवेल है। और पानी कितना पानी- गहराई पे है यहाँ? यहाँ पानी तो खैर हम बहुत अच्छे जगह है, बराबर में हमारे अपर गंगा कैनाल जाती है, तो उसकी वजह से वाटर लेवल्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ 30-40 फीट पे पानी है, लेकिन 70-80 फीट पे ठीक ठाक सभी ट्यूबवेल्स ऑपरेट कर रहे हैं। वो अलग बात है कि जो मैंने अपनी हाईटेक खेती के लिए किया है वो 400 फीट पे उसका बोरिंग करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि उसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है, पानी की क्वालिटी बेसिकली, नॉट द क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग पूरा 100% ड्रिप पे काम करते हैं, लेकिन जो पानी की क्वालिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ आप हाईटेक खेती में नहीं कर सकते। तो 400 फीट से ट्यूबवेल लगाना पड़ा? 400 फीट का उस पर बोरिंग, जो आप उधर देखेंगे जो वो वाला ट्यूबवेल हमारा जी, है जी। वो 400 फीट की गहराई उसका बोरिंग है। तो इसमें ये जो कितना साधारण खर्चा है होगा? ये 150-125 फीट की गहराई। दोनों के खर्च में कितना डिफरेंस होगा? बहुत बड़ा फ़र्क है, दुगने का फ़र्क आता है। मोटर उसमें 10 स्टेज का लगेगा, इसमें कम स्टेज के मोटर से काम चलेगा, क्योंकि ड्रिप की अपनी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है और फ्लड इरिगेशन की का पंप की अलग रिक्वायरमेंट होती है और ड्रिप के लिए जो पंप चाहिए उसकी अलग रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सरसों बोई है आपने? ये सरसों है, आप सरसों का खेत देख सकते हैं। सरसों की क्या स्थिति है? फल तो अच्छा आया है? फल ठीक है, अभी तो देखिए निकलने के ऊपर है कि फाइनली तो अक्सर ये कहते हैं, एक बड़ा मज़ेदार एक पंच लाइन है। एक बार मैं शहर में एक हमारे व्यापारी मित्र हैं उनके साथ बैठा था, तो वो कह रहे थे कि भाई शेयर का पैसा अखबार में से निकल के अखबार में ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि भाई किसानों की फसल जब तक घर ना आए, खेत में तो सबकी फसल बढ़िया है, जब कट के हाथ में आते हैं पैसे, बस वही किसान की आमदनी। हाँ, अभी मौसम, अभी कुछ नहीं पता, अभी आप देखिए ओलावृष्टि हो जाए, कुछ और हो जाए, मौसम से पूरी तरह से हम लोग सीधे तौर पे प्रभावित हैं। तो मौसम से बच जाएंगे तो मार्केट, एग्जैक्टली, अगर उससे प्रोडक्शन ठीक हो गया, बाकी चीज़ें ठीक नहीं हुई, बाज़ार ठीक नहीं मिला, लगातार जो एक संघर्ष है रविंद्र भाई जो किसानों का है, जिसे लोग समझ नहीं रहे हैं। कि जब हम कहते हैं कि अभी आपने शुरुआत में कहा कि ट्रेड डील का विरोध क्या है? वो विरोध ये है, आज हम बहुत बड़े पैमाने पे खाद्यान्न तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। लेकिन क्या सरकारों की पॉलिसीज़ इस बारे में पॉजिटिव हैं? क्या वो चाहते हैं कि भारत जैसे आज गेहूं में और चावल में आत्मनिर्भर है, क्या हम दलहन में तिलहन में नहीं आत्मनिर्भर हो सकते? लेकिन सरकार की पॉलिसी उस रास्ते पे नहीं जा रही, उसका डायरेक्शन उस रास्ते पे नहीं। ट्रेड डील में हुआ क्या है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित करेगा? आप कैसे देख रहे हैं उसको? वो हुआ क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे किसान के तौर पे बात करना चाहूँगा। मैं ये देखता हूँ कि ये एक मल्टीपल डिजास्टर लेके आएगा एग्री इकोनॉमी पे। एग्री इकोनॉमी कैसे, थोड़ा समझाइए। हाँ, देखिए, जैसे हम आज की तारीख में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि पेट्रोल एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो जो पेट्रोल एक प्रोडक्ट है, आप उसके रेट कमती बढ़ती कर लीजिए, कहने के लिए तो इतनी बात है ना। लेकिन जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे उसका इम्पैक्ट नहीं आता? आता है, निश्चित। वो एक प्रोडक्ट नहीं है पेट्रोल। पेट्रोल वो चीज़ है जो ऊर्जा देती है किसी भी देश को आगे बढ़ने की। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ऊर्जा क्षेत्र का मामला है, पेट्रोल और डीजल का मामला नहीं। और जितना ज़रूरी ये ऊर्जा मशीनों को चलाने के लिए पेट्रोल है, उससे भी कहीं ज़्यादा इंसानी जाति के लिए खाना है। वो खाना जो हम पैदा कर रहे हैं, इस देश का किसान पैदा कर रहा है। आप कहते हैं कि नहीं साहब, एक बड़ा, मैं कहूँगा, बचकाना बयान कि साहब ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, एक नेता ने कहा हमारे। मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि मेरे लिए तो वो मैं तो उनको बहुत मानता हूँ कि बड़ा अच्छा अध्ययन करने वाले नेता हैं। जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं आप? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने ले दिया। लेकिन बात वो है कि ऐसा नेता अगर ये कह रहा है, ये गिना रहा है कि साहब ये सामान नहीं आएगा, और आप उनके भाषण में एक बात पे गौर करिएगा, वो कहते हैं मैं किसानों का हितों की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल जयंत जी से पूछना चाहता हूँ कि जयंत, आप वो मुझसे छोटे हैं तो मैं
इसीलिए उसी तरीके से ही बात करना चाहूँगा कि भाई जयंत भाई, आप एक बात बताएं हमें, जो आ रहे हैं उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? क्या वो इस देश का किसान नहीं है? उन्होंने अपनी राजनीतिक विसात के हिसाब से वो बयान दिया, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आलू का किसान है, उन्होंने कहा आलू नहीं आएगा। गन्ने का किसान है, उन्होंने कहा गन्ना नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन क्या कपास का किसान इस देश का किसान नहीं है? क्या जयंत चौधरी सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी यूपी के 2 लोकसभाओं के नेता होके रह गए क्या उन्होंने अपने आप को यही तक सीमित कर लिया अपने उस बयान से? बहुत खराब बयान है, उन्हें बचना चाहिए था ऐसे बयान को देने से। आप देश के किसानों की बात कर रहे हैं, आप किसानों के नेता हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहलाते हैं, वो लोकसभा के मसीहा नहीं है, वो एक छपरौली या बागपत के मसीहा नहीं है। तो जब आप किसान की बात कर रहे हैं तो वो आपको एक बहुत बड़े व्यापक तौर पे उस चीज़ को देखना चाहिए। आप देखिए क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, किस तरीके से। मैंने जैसे कहा ना कि पेट्रोल सिर्फ एक प्रोडक्ट है, लेकिन जब उसकी कीमत ऊपर नीचे जाती है तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था पे उसका फ़र्क पड़ता है। उन ट्रकों पे भी पड़ता है, उन फैक्ट्रियों पे भी पड़ता है, उन चीज़ों पे पड़ता है जो उस पेट्रोल से बनती हैं। पेट्रोल पदार्थ, वो जो हम पानी की बोतल पीते हैं, उसका जो दाना है वो भी पेट्रोल से बनता है। तो हम बात कर रहे हैं खाने की, जिसे एक किसान पैदा करता है। अनगिनत वो अनाज, वो तिलहन, वो आपका चाहे हमारा गेहूँ है, चाहे चावल है, चाहे गन्ना है, चाहे कॉटन है, कपास है। आप देखो तो सही, क्या इस देश का आम नागरिक, आप कह रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो बेसिकली डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब हम ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, 60-70 सालों से चाहे किसी की सरकार आई, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे जनता पार्टी की थी, इवन चाहे बीजेपी की भी सरकार थी, वो सब ये समझते थे कि किसान का जो बाज़ार है, जो जो कृषि आधारित बाज़ार है, इसको हमें प्रोटेक्शन देना है। और प्रोटेक्शन क्यों देना है? उसकी 2 वजह हैं। पहली बात कि हम दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में से एक हैं, हम और चीन। तो उसकी खाद्य सुरक्षा अगर हम ओपन बाज़ार कर देंगे तो वो खाद्य सुरक्षा पे एक संकट आ सकता है। दूसरी बात कि हम अभी विकासशील देश हैं, विकसित राष्ट्र नहीं। हमारी जो जो एक पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ख़राब स्थिति में है। 70 साल की आज़ादी के बाद भी हम वो लक्ष्य अभी तक नहीं पाए हैं जहाँ हम एक आम नागरिक को आर्थिक आज़ादी दे पाएँ, उसको एक ताकत दे पाएँ। आपने आलू की बात की, हम उस मुद्दे पर लौटेंगे अभी। जी। आलू की फसल आपने बोई है, जी। आपने कहा कि जयंत चौधरी जी कह रहे थे आलू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आलू का क्या हाल है, थोड़ा ये बताइए। आप आलू के किसानों से मिलें, आपको पता लग जाएगा क्या स्थिति है। आपने खोदा तो नहीं है अभी, आप देख रहे हैं, बोया है। अभी स्प्रे करके उसके पत्ते वत्ते मार दिए हैं। आगे आप देखेंगे वो खेत जो है आलू का, तो अभी उसको निकाला नहीं है। क्यों? क्योंकि निकालने के लिए भी जो कॉस्ट है अभी तो शायद वो भी नहीं आ रही। आप 200 रुपये 300 रुपये बोरी में आप समझ सकते हैं कि किसान को क्या मिल रहा है। बोरी में कितने किलो आता है? 50 किलो की बोरी है, मेरे ख्याल से 600 रुपये के आसपास के रेट है, अगर मुझे सही जानकारी है। कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, कोल्ड स्टोरेज का अपना एक मंडी में खर्चा बिक रहा है जी, जो रिटेलर्स खरीद रहे हैं जी। मैं खरीद के लाता हूँ अपने घर के लिए तो 10 रुपए किलो लेके 10 रुपये किलो तो किसान का 500 रुपये का हो गया। हाँ, 50 मैंने किलो कई का जगह खबरें भी पढ़ी हाँ, कि 2 रुपए किलो भी नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा है। मैंने वही कहा शुरू में, जो मैंने कहा ना कि 200-300 रुपये का रेट है। अलग अलग हैं वैसे, चिप्सोना का थोड़ा रेट ज़्यादा है, दूसरे आलूओं का थोड़ा रेट कम है। बट एनीवे, आप एक एवरेज भी पकड़ लें तो 600-700 रुपये तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं आ रही है। इससे ज़्यादा की प्रोडक्शन कॉस्ट है आलू के। किसान को आप देखो उसकी कितनी लागत इसमें लग रही है। अच्छा, इसमें एक बात ये आती है कंज्यूमर्स की तरफ से जी कि साहब फ्री मार्केट जो है उससे कंपटीशन बढ़ता है तो फूड ग्रेन्स में भी बढ़े और लोगों को सस्ता खाने को मिले, मिडिल क्लास के लोगों। देखिए, ये बहुत संकीर्ण नज़रिया हुआ और इसको उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद का एकमात्र जो उद्देश्य है वो है पूंजी को इकट्ठा करना। और वो इसलिए नहीं होगा कि कंपटीशन से उनको माल सस्ता बेचना पड़ेगा। जो हम मोनोपोली और बायपोली की हम बात कर रहे हैं, जैसे आप देखें कि टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है, एक दौर था कि आपके यहाँ 10 या 12 ऑपरेटर्स थे।
आज क्या है? आज आपके पास गिनती के 3 ऑपरेटर्स हैं, उसमें से एक की तो स्थिति बेहद ख़राब है, 2 आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो एक कंपनी सालों तक फ्री डेटा दे रही थी, आज उसने महीना घटा के 28 दिन का कर दिया है। आज वो अपने लगातार प्लान्स में इंक्रीमेंट कर रहा है। तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तब था जब 12 ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो जब आप पूंजीवाद को संरक्षित कर देंगे तो वो समाज का उद्देश्य पूरा नहीं करेंगे। हम बगैर डेटा के रह सकते हैं, पर बगैर खाने पीने की चीज़ों के नहीं रह सकते।